माफ़ कीजिएगा। तो आज हमारा जो विषय है आज का वो है अदालतों में सुनवाई, डिजिटल या फिज़िकल। तो इसको लेकर के इन दो मतों को लेकर बार डिवाइडेड है, जुडिशरी डिवाइडेड है। दो तरह के मत सामने आ रहे हैं। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल होना चाहिए, वर्चुअल के उन्होंने फ़ायदे देखे हैं, और लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये वर्चुअल नहीं फिज़िकल होना चाहिए। अदालतों में सुनवाई जो है वो पहले जैसे चल रही थी तो उसी तरह से फिज़िकल सुनवाई जो है वो चलनी चाहिए। तो इसको लेकर जो है जुडिशरी भी डिवाइडेड है और न्यायपालिका के अंदर मतभेद हैं और बार के अंदर भी इसको लेकर मतभेद हैं। इन सब के चलते मामला ये हो रहा है कि जो लंबी छलांग कोविड के दौरान में लगी थी, जिसके चलते तकनीकी विकास जो है उसको हमारी बड़े पैमाने पर पहुंच हुई थी तकनीकी विकास के लिए। और जो काम जो है, हम बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ करके यातायात में जो है अपना समय, पैसा और ईंधन सब उसको जो है फूंक कर हम लोग कर पाते थे, तो अब उसको हम घर बैठे कर पा रहे थे, जिसमें से इन बहुत सारी चीज़ों में से डिजिटल शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो डिजिटली डेवलप हो गई। लेकिन अभी तक आदमी की जो जड़ चेतना है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसे स्वीकार नहीं कर पाई, और ये दुनिया हमें आभासी लगती रही, ये दुनिया हमें नकली लगती रही। तो एक तरह से आदमी का ये जो चेतना का जो जड़त्व है, ये आगे विकास के रास्ते में आ रहा है, विज्ञान और तकनीक के विकास के रास्ते में आ रहा है। विज्ञान और तकनीक हमें कई सौ साल आगे ले गई है। हम जिस युग में खड़े हैं, हमारी चेतना उस युग से कई सौ साल पीछे घिसट रही है। तो इस सब के चलते एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, एक प्रतिरोध आ रहा है कि कोविड के दिनों में जो हियरिंग्स जो हैं वो वर्चुअल हो गई थी अदालतों के अंदर, और हियरिंग्स के साथ साथ जो फाइलिंग्स हैं वो भी डिजिटल हो गई थी। तो अब मामला ये आ रहा है कि इस सब को जो है उलट दिया जाए, इस सब को उलटते हुए, इस सब को पलटते हुए वापस जो है फिर उसी दुनिया में जाया जाए जहां हम लोग फिज़िकल फाइलिंग कर रहे थे और फिज़िकल हियरिंग हो रही थी अदालतों के अंदर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ जो है मौजूद था। तो आदमी की ये जो चेतना है, ये किस तरह से अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ जो है उसका इंटरप्ले हो रहा है, किस तरह से उसके बीच, दोनों के बीच में एक अंतर विरोध आ रहा है, इस सब को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और मैं आपका जो है परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। असद भाई हैं, उनसे तो आप परिचित हैं, वो लगातार WS TV से जुड़े रहते हैं। तो असद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्कर सोशलिस्ट टीवी पर। और साथ ही असद भाई के बारे में तो आप जानते ही हैं, सभी हमारे जो दर्शक हैं, कि वो वकालत करते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, सोचते हैं। साथ ही हमारे साथ रीना जी आज जुड़ी हैं। रीना जी पहली बार वर्कर सोशलिस्ट टीवी के शो पर आई हैं, तो आपसे उनका परिचय करा दें कि वो भी सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रहती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और वकालत करती हैं। वो रीना जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। तो उनको भी हम आज इसके ऊपर, और ख़ास तौर से उनसे हम महिलाओं का पक्ष भी जानना चाहेंगे, सामान्य पक्ष भी जानना चाहेंगे। वो वकील हैं, साथ में महिला भी हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग बात करते हैं, इस पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एक सिस्टम बना था, एक व्यवस्था बनी थी कोविड के दिनों में। कोविड महामारी ने एक तरह से फोर्स कर दिया था, उसने मजबूर कर दिया था, बाध्य कर दिया था हमें कि हम अ, तकनीकी विकास जो है उसको स्वीकार करें और उसके साथ चलें। और लंबे समय से, बहुत कई सालों से, मैं कहूँगा अगर दशकों से भी नहीं तो सालों से, ये आधार तो बन चुका था कि हम कोर्ट को डिजिटाइज कर देते, फाइलिंग हम डिजिटाइज कर देते, हियरिंग को हम डिजिटाइज कर देते, लेकिन हम कर नहीं रहे थे इसको, क्योंकि आदमी की जो कंजर्वेटिव कॉन्शियसनेस है, उसकी जो पिछड़ी हुई चेतना है, वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए और एक रेडिकल ब्रेक लेने के लिए अपने पास से, अपने भूत से, इतिहास से अपने आप को तोड़कर अलग करने के लिए वो उसको अनुमति नहीं देती। और आदमी जो है अपने पुरानी ज़िंदगी के साथ, पुरानी दुनिया के साथ मजबूती से बंधे रहना चाहता है, नई दुनिया की तरफ नहीं चलना चाहता। कोविड ने हमें जो है मजबूर किया। तो अब जैसे जैसे कोविड का ख़तरा कम हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ है,
तो कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ऐसे वक्त में, जिस वक्त में डॉक्टर्स जो हैं वो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बस तीसरी लहर जो है वो आ ही रही है, वो आने को है, इस वक्त में इस तरह से कोर्ट्स को दोबारा से वापस जाना, उनको फिजिकल हियरिंग के लिए खोलना, ये कहाँ तक आप समझते हैं कि सही है? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, और इसलिए भी शुक्रिया कि आप हमेशा जो अहम मुद्दे उठाते हैं और उन अहम मुद्दों में मुझे शामिल करते हैं। और आज रीना जी भी मौजूद हैं, रीना जी का बहुत बहुत स्वागत। असल में हमारे यहाँ जो ये शुरुआत हुई बहुत देर से हुई। ये जो कंसेप्ट था, एक जो इंग्लैंड के अंदर एक प्रोफेसर फेडरिक लेडरर, उन्होंने एक पूरा 47 पेजेस की एक पेपर लिखा था कि हम किस तरह से वर्चुअल कोर्ट्स में की शुरुआत कर सकते हैं, और विटनेसेस का, कोर्ट का, क्लाइंट का, प्रोसिक्यूशन का, ये सब लोग अलग अलग बैठ के भी एक जगह एक ही जो एक मोटिव है हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का, वो बहुत आसान हो सकता है। अभी हमने देखा कि रोहिणी कोर्ट के अंदर एक अक्यूज आया, उसे दूसरे किसी ने आके वहां पे कोर्ट के सामने कत्ल कर दिया। इतने खतरनाक मुजरिम को जेल से कोर्ट तक लाना, कोर्ट से फिर जेल तक लाना। और ये अक्सर होता है कि विटनेसेस जब कोर्ट में आती हैं तब, जेल से मुजरिम आते हैं तब। तो जो ये गैंग वार होती है वो कोर्ट्स के अंदर एक बहुत आसान तरीका है, और कोर्ट्स की जो सिक्योरिटी है वो इतनी फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये हमारे सामने हुआ। वो खुद कैमरों के अंदर कैद हो गया और लोगों ने देखा कि उन्होंने उस कोर्ट की हियरिंग के दौरान उसका कत्ल कर दिया। तो आज जब वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई है तो उसमें यकीनी तौर पे उसके बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हैं। आप बात कर रहे हैं, बात करते करते कट जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक ट्रांसफर पिटीशन था, मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जैसे ही मेरी हियरिंग होने वाली थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो वहां पे कोर्ट ने उसे पास ओवर नहीं किया, बल्कि उसे एडजर्न कर दिया, जबकि वो बहुत अर्जेंट था और वो काफी दूर के लिए चला गया। इतने में कनेक्ट होता, कोर्ट में दूसरा केस शुरू हो गया, फिर कोर्ट उठ गया, और फिर मैं जो बात कहना चाहता था अपने क्लाइंट के लिए और जिस वक्त कहना चाहता था वो नहीं। ये परेशानी अपनी जगह मौजूद है, और ये फिजिकल में सामने होता है और ऐसा नहीं होता। तो इसमें अगर कोर्ट्स थोड़े से, जो वो उनका एक पुराना एक है कि वो रिलेक्टेंट है कि हम पास ओवर नहीं करेंगे या एडजर्न नहीं करेंगे, तो इस टेक्निकल ग्लिच को ध्यान में रख के कि भाई ठीक है ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ की सिर्फ 5 करोड़ लोगों को इंटरनेट अवेलेबल है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के अंदर जो इंटरनेट है वो सिर्फ 5 करोड़ लोगों को मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जितनी जरूरत है उससे बहुत कम है। राज्यसभा के अंदर उन्होंने भी इस बारे में डिस्कशन हुआ, और राज्यसभा के डिस्कशन में उन्होंने बताया कि 3240 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को हमने वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, और 1272 जेल्स जितनी भी हैं उनको हमने वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। और अभी भी 14,443 के कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी आज भी नहीं मिली। इस दौरान भी नहीं मिली है जब बहुत ही शिद्दत की जरूरत थी कि भाई पूरे देश के अंदर कोरोना है, कोई बाहर निकल नहीं सकता, टोटल लॉकडाउन है, कोर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वहां पे ये फैसिलिटी नहीं थी। तो परेशानी तो है। इसका पूरा सॉल्यूशन यही है कि आप फिजिकल भी चलाएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बहुत ही पुराने लोग हैं जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर या इन सब से वाकिफ नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है, या उनके पास ये चीजें मौजूद नहीं है, तो उन लोगों के लिए फिजिकल होना चाहिए।
लेकिन जिन लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल है उन्हें तो वर्चुअल कोर्ट में कोई परेशानी नहीं है। और मुझे ये महसूस हुआ है इन 2 सालों के अंदर, जब से मैं पहली बार शायद अप्रैल 20 में मैं एक कोर्ट में जब अपेयर हुआ था, तो मेरे लिए भी ये बहुत ही नई सी बात थी कि मैं वर्चुअली मैंने कोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद आई फेल्ट डिलाइटेड कि हाँ, मैंने घर बैठ के इन हालात में भी कोर्ट को मैंने अपनी अपीयरेंस दी, हियरिंग दी, मेरी बात सुनी गई। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है। अगर इसकी कोई मुखालफत करता है तो वो मेरी ये समझ दो में नहीं बातें, आती। जी, तो दो ये दो जरूर बातें हो आपने सकता है कि बहुत भाई महत्वपूर्ण कही हैं, मैं समझता हूँ। आपने एक तो कहा कि कोर्ट्स को अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए, जिस एटीट्यूड के साथ वो फिज़िकल कोर्ट को होल्ड कर रहे थे और जिन मानकों के साथ फिज़िकल कोर्ट चला रहे थे, तो इसके लिए दूसरे मानक, एक दूसरा जो रुख है उनका वो होना चाहिए, दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही कि इसके साथ में फ़िज़िकल चलाएं और जो लोग इसको ऑपरेट नहीं कर सकते या तो उनको ट्रेनिंग दें, और जिनके पास साधन भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था करें, फिज़िकल करें, डिजिटल करें। और ये कोर्ट ने की भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते उनके लिए अलग से वहाँ हॉल के अंदर जो है एक व्यवस्था की कि वो जा कर के वहाँ बैठ कर के अपनी डिजिटल हियरिंग जो है वो उसी तरह कर सकते हैं जैसे वो कोर्ट रूम में कर रहे हैं। इसके बावजूद ये सही है कि जो एटीट्यूड है वो इसलिए भाई बदलने की ज़रूरत है कि आप अगर एक बार स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद लॉयर बोल ही नहीं सकता, लॉयर की बात आप तक पहुंच ही नहीं सकती। तो ये जो गलत समय पर स्विच ऑफ करने वाली बात है लॉयर को, तो यहाँ थोड़ा सा जजेस को सोचना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हियरिंग में ये होता है कि आप स्विच ऑफ करना भी चाह रहे हैं तो भी लॉयर अगर समझता है कि उसके पास कुछ ज़रूरी बातें कहने के लिए तो वो कह सकता है, लेकिन डिजिटल हियरिंग में वो नहीं कह पा रहा है। तो यहाँ ये मामला उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके एटीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ रीना जी, आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा, बाकी सवाल तो आपसे करूँगा ही, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा। बहुत सारी जो महिला अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके साथ मेरी भी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि देखिए उनका जो एक नित्य क्रम है, एक जो रूटीन है दिन में, कि उनको ब्रेकफास्ट भी बनाना है फैमिली के, बहुत सारी महिलाएं जॉइंट फैमिली के अंदर हैं, उसके बाद उन्हें बच्चों को देखना है, बहुत सारे वो भी काम करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ज़िम्मे है, लेकिन भारतीय समाज ऐसा है कि उसमें उनके ऊपर डाल रखे हैं, वो ना हो तो बहुत अच्छा है, फिर दूसरी बात होगी। लेकिन ये सारे काम जो उन्हें करने, इस सब के साथ फिर उन्हें कोर्ट भी भागना है, 1 घंटे का रास्ता है कोर्ट का, तो उस सब में वो फंस जाती हैं और उनके बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कोर्ट नहीं पहुंच पाती, मैटर पास ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट होती है, कई बार कोर्ट पास ओवर नहीं करती। तो ये जो वर्चुअल मोड चल रहा था, इसमें महिलाओं को एक बहुत ज़्यादा सुविधा मिली हुई थी जो महिला अधिवक्ता हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है इसके लिए वो महिला अधिवक्ताओं की तरफ से आ रही है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? आप भी एक महिला अधिवक्ता हैं, अपने तौर पे भी आप इंडिविजुअल के तौर पे कैसे देखती हैं, और बाकी जो महिला अधिवक्ता हैं तो उनके लिए आप इसको कैसे देखती हैं, वर्चुअल वर्सेस फिजिकल को? शुक्रिया राजेश जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। स्वागत है आपका असद जी। मैं एज महिला अधिवक्ता बोलूँगी कि वर्चुअल हियरिंग का बहुत फ़ायदा है, और जो लोग टेक्निकली सेवी हैं, कंफर्टेबल हैं, तो उनके लिए ये हियरिंग बहुत सारी चीज़ें, टाइम बचाती है और आपको काफ़ी सारा बहुत सारे मैटर्स एक साथ आप कर सकते हो। एक कोर्ट में चल रहा है, एक दूसरे कोर्ट में चल रहा है, आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस आप कर सकते हो सिटिंग एट होम। यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हाउस। फॉर वुमेन इट इज मल्टीटास्क, पूरा मल्टीटास्क है सिस्टम जो है। तो ये सारा एक कन्वीनियंस हो जाता है, आप ट्रैफिक से बच जाते हो, आपके लिए ये एक टाइम बचता है। ट्रैफिक कंजेशन एनसीआर में जो रहता है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है कोर्ट परिसर तक पहुंचना, और कभी कोर्ट में जरूरी नहीं है कि अधिवक्ता आपका जानने वाला वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो वर्चुअल हियरिंग मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। एंड हाइब्रिड होता है तो अच्छा, क्योंकि कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो महिलाएं भी हैं और जो महिलाएं नहीं भी हैं, जो टेक्निकली सेवी नहीं है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है कि
कोर्ट में कैसे पेश हों। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों से या एसोसिएट से मदद लेते हैं, तो उनके थ्रू वो उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उन पे डिपेंडेंसी उनकी काफी बढ़ जाती है, जिससे कि वो अपने आप खुद उस मैटर्स को सही से हैंडल नहीं कर पाते। तो वो एक नेगेटिविटी है। बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है कुछ महिलाओं के पास। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी एक बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला है। एक तो जो लोग टेक्निकली सेवी नहीं है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ा दें कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर घर में नहीं है वो आके सुप्रीम कोर्ट में अपना अपीयरेंस, अपना आर्गुमेंट सब सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस में ही कर लें। तो ये एक बहुत अच्छा हम लोग ने जो हाइब्रिड का एक बहुत इफेक्टिव हियरिंग सिस्टम है विच शुड कंटिन्यू। और इसके साथ साथ फिजिकल उन लोगों के लिए होना चाहिए जो थोड़ा सा जिनके पास टेक्निकल समझने का टेक्निकली नहीं समझ पाते और उसमें कंफर्टेबल नहीं है, प्लस जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन लोगों के लिए फिजिकल होना जरूरी है। बिकॉज एक इंटरनेट कनेक्टिविटी तो ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत अच्छी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और ये हर एक अधिवक्ता को परेशानी हुई होगी किसी ना किसी कोर्ट में जहाँ पे उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हुई है और उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो बीच में ही रह गया, या तो सुना ही नहीं या बीच में रह गया। ये हर किसी के साथ हुआ है। तो उसमें जजेस को थोड़ा सा पास ओवर देना चाहिए, वेट करना चाहिए, या टेलीफोन पे उनसे कनेक्शन करना चाहिए कि क्या रीजन है जो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। क्योंकि क्या है, जब कनेक्टिविटी नहीं होती तो जो हमारा क्लाइंट है वो भी सफर करता है, और हम लोग भी उनको कुछ रिलीफ नहीं दे पाते। बिकॉज वी आर ऑल हियर टू गिव जस्टिस, टू डिलीवर जस्टिस, वी असिस्ट। तो कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि अधिवक्ता जो यहाँ पे है वो जस्टिस के लिए लड़ रहा है, किसी पता नहीं वो लिटिगेंट कितना परेशान है, तो उसका हमारा एक कंफर्ट जोन बेंच के साथ भी। दो बातें मैं आपसे और इसमें जानना चाहूँगा। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, साधनों और सुविधाओं की बात है, तो अगर हम उसकी तरफ देखें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी तो महिला अधिवक्ता ऐसी हैं, और ये पुरुषों की बनिस्बत महिला अधिवक्ता ज़्यादा हैं ऐसी जिनके पास अपने व्हीकल्स नहीं हैं, चलने के साधन नहीं हैं, यातायात के अपने साधन नहीं हैं। तो और उनको एक कोर्ट में नहीं, दो कोर्ट में, तीन कोर्ट में भी जाना होता है। मान लीजिए उनको रोहिणी से द्वारका जाना है और द्वारका से उनको मान लीजिए 30,000 जाना है, जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि किस तरह से उसको कवर करें, किस तरह से मैनेज करें। तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया एक मामला हो गया था। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप तो इसके लिए संघर्ष भी करती रही हैं और आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव की सदस्य भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट को जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है एससीबीए की तरफ से, वो ये दिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, जैसे पूरी एग्जीक्यूटिव एक मत है एक बात के ऊपर, तो क्या ये जो दो आवाज़ें हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, वर्चुअल के पक्ष में जो आवाज़ें हैं, क्या ये बेंच तक ये आवाज़ें क्यों नहीं जा रही हैं, और ये आवाज़ें क्यों नहीं जानी चाहिए? ये आवाज़ भी जानी चाहिए बेंच तक, और ख़ासतौर से महिलाओं का जो पक्ष है वो रखा जाना चाहिए। और ये जो लोग एससीबीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेंच के सामने, ये उनकी ड्यूटी है कि वो बेंच को ये बताएं कि उनका ये मत हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंदर दूसरा मत भी है, और लोग जो हैं वर्चुअल के पक्ष में भी हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इस साल मैं एससीबीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं हूँ, पिछले साल थी। तो अभी जो भी कुछ हो रहा है वो प्रेजेंट एससीबीए कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली भी बहुत साउंड नहीं है, और जब आप कोर्ट परिसर में विजिट करते हैं तो क्या होता है, आप लिटिगेंट से भी मिलते हैं, आपका लिटिगेंट भी आता है और आप का इंटरेक्शन काफ़ी रहता है। और आपकी जिस दिन हियरिंग भी होती है तो लिटिगेंट भी आपको चेक देके चला जाता है, जो वर्चुअल हियरिंग पे थोड़ा सा लोगों को परेशानी है इस बात की भी। तो ये वाला पॉइंट भी है। बट और कुछ लोग टेक सेवी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला है, और कुछ सीखना भी नहीं चाहते हैं
कि अभी फिजिकल स्टार्ट होगी तब हम शुरू करेंगे, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में हर बैकग्राउंड के अधिवक्ता हैं। एक ऐसे हैं जो ओल्ड स्कूल थॉट के हैं, तो उनके लिए फिजिकल और कैंटीन में बैठ के चाय और समोसा बहुत अच्छा, मतलब एक इंटरेक्शन जो है वो, क्योंकि सारी जिंदगी उसमें रहे हैं, तो वर्चुअल में वो मिस करेंगे। सो दैट इज वन रीजन व्हाई आई थिंक कनेक्टिविटी कुलीग्स के साथ भी खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है। और फिजिकल में आप क्या होता है, एक जो यंग लॉयर्स हैं, जो नए नए एनरोल्ड लॉयर्स हैं, जब आप फिजिकल कोर्ट होता है, आप कोर्ट परिसर में बैठते हैं, आप अपने सीनियर्स को देखते हो, आप आर्ट ऑफ एडवोकेसी लर्न करते हो, वो कहीं खो गया है। तो आप एकेडमिकली थोड़ा सा जो नए लॉयर्स हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि चाहे वो लॉ फर्म हो, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो, जो नए नए लॉयर्स होते हैं उनको अपीयरेंस नहीं करने देते हैं, तो उनका दे आर ऑल्सो मिसिंग। फिर एक पॉइंट ये होता है कि जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट परिसर में बैठ के जज का मूड, फ्रेम ऑफ माइंड ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसी जज के सामने, उन्हीं जज के सामने नेक्स्ट उनका कोई केस लगा हो, तो वो भी एक पॉइंट में से है कि हाउ टू हैंडल। ये सारी चीजें हैं जो लोगों को फिजिकल की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि एक अधिवक्ता के लिए फिजिकल प्रेजेंट होना कोर्ट में बहुत एसेंस ऑफ प्रैक्टिस है। वो आप भी मिस करते होंगे कोर्ट में, सारे अधिवक्ता मिलके जब बैठ के बात करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं डिस्कशंस में, जो अकेले वर्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं सिस्टम की बात नहीं कर रही, सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है एडवोकेट के लिए जो जिनको ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि पहले मुझे भी थोड़ा सा इसमें हिकअप्स आते थे। आई वॉज नॉट वेरी टेक सेवी, बट ग्रेजुअली सीख गई हूँ। आज की डेट में आई हैव लर्न क्वाइट टू हैंडल ऑल द टेक्निकल इश्यूज काफ़ी फास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग मिलेगी, और अगर कोर्ट परिसर में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ जाता है, जहाँ पे आकर वर्चुअल हियरिंग करते हैं, तो इसमें क्या है, एक तो जब हाइब्रिड सिस्टम होगा तो जिसको फिजिकल पे जाना है वो फिजिकल पे चले जाए, उनको हमें फिजिकल से महरूम नहीं करना, और जो वर्चुअल पे जाना चाहता है उसको वर्चुअल जाने देना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, और जो फिजिकल में उनको भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, बिकॉज वर्चुअल के एडवांटेजेस वो बात तभी समझ पाएंगे जब वो ट्रेनिंग करके उसको यूज जी करना शुरू करेंगे। जी रीना जी, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है, और आपने एक अधिवक्ता के नज़रिए से ये सारे बिंदु रखे हैं। तो मैं अभी असद भाई से एक बात जानना चाहूँगा इसमें। रीना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो लोग चाय समोसा और ये सब चीज़ें, इंटरेक्शन आपस में जो है उसको मिस कर रहे हैं, और ये वकील लोग ही नहीं कर रहे हैं उस इंटरेक्शन को मिस। अभी जस्टिस नागेश्वर राव ने जो है सुनवाई के दौरान कहा कि हमें जो है बोर्डम होता है, हमें मज़ा नहीं आता स्क्रीन से देखते हुए जो है लॉयर्स को, तो हमें जो सजीव कोर्ट है, फिज़िकल कोर्ट है, उसी के अंदर हमें कोर्ट जैसा जो है वो अनुभव होता है। लेकिन इन सब बातों के साथ ये जो जुडिशरी के साथ जो मामला जुड़ा हुआ है, जो बार के साथ, लॉयर्स के साथ मामला जुड़ा हुआ है, इस सब के साथ भी और इस सब के बीच में जहाँ लिटिगेंट की बात आती है और एक सामान्य हित की बात आती है जनता के, वहाँ मामला ये आता है कि ये जितना भी खर्च है, चाहे वो चाय समोसे का खर्च हो, चाहे आने जाने का खर्च हो, जो भी खर्च लॉयर जो है वो वहन कर रहा है, तो वो सारा खर्च जो है अल्टीमेटली वो खर्च जो है जाकर के क्लाइंट के सिर पर पड़ता है, क्लाइंट के कंधे पर पड़ता है, और वो उसके लिए पे करता है। तो कॉरपोरेट क्लाइंट की तो हम बात छोड़ दें, कॉरपोरेट क्लाइंट तो वो दे सकता है, लेकिन जो गरीब क्लाइंट है, निजी क्लाइंट है, बहुत सारे वर्कर्स हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्शन से लोग हैं जो कोर्ट फी भी नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए तो ये अपने आप में उनके लिए बड़ा अपने आप में एक ऐसा मामला जो है वो बनता है जिसमें वर्चुअल हियरिंग पूरी तरह से उनके पक्ष में जाती है कि लॉयर का खर्च कम होगा तो वो आगे उसको क्लाइंट के ऊपर भी, क्लाइंट को जो है उसमें कंसेशन दे सकता है, डिस्काउंट दे सकता है। वो दे या ना दे अलग बात है, लेकिन दे सकता है। तो
ये एक तरह से मुझे लगता है कि जो सारा अपव्यय है जो क्लाइंट के सिर पर जाकर के पड़ता है, उसके कंधे पर जाकर पड़ता है, तो इसको वर्चुअल हियरिंग के जरिए रोका जा सकता है। और दूसरी बात तो जो जिस पर आप दोनों की सहमति बन रही है कि सिस्टम को, ये जो वर्चुअल हियरिंग का सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो तो है ही, लेकिन इसके ऊपर आप असद भाई कैसे देखते हैं इसको कि ये ठीक है कि अधिवक्ता ये चाहते हैं कि वो बैठ कर के आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं वहाँ, और इसके साथ वकालत के साथ थोड़ी सी वो मौज मस्ती भी जुड़ी हुई है, और उसी तरह से जजेस को भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई उनका जो दरबार लगा करता था तो वो अब नहीं लग रहा है, तो वो वर्चुअल में उनको वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल राजेश भाई, वहाँ का चाय समोसा तो मैं भी मिस करता हूँ, दोस्तों से मुलाकात मैं भी मिस करता हूँ, कॉरिडोर में खड़ा होना मैं भी मिस करता हूँ। और मैंने जब मेरा काम भी नहीं होता था जिस दिन, मैं कोर्ट जरूर जाता था, और ये जो चाय समोसा है ये खींच के लेके जाता था कि वहाँ जाना है। लेकिन जो उसके दूसरे पहलू हैं, जो आपने कहा कि जजेस का दरबार नहीं सकता है, वो यकीनी तौर पे जजेस को जो उनकी एक अथॉरिटी है उसको वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि कम हुई। आज जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, रीना जी अपनी कुर्सी पे बैठी हुई, इसी तरह से जज साहब के सामने जैसे वर्चुअल शुरू होता है वो आके नमस्ते करते हैं, हम लोग अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कोई लोग खड़े नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं जजेस को तो महसूस होता होगा कि पूरा दरबार सजा हुआ है, चीफ के कोर्ट में आप खड़े हुए हैं, वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है। पहले ये शुरुआत होती कि जज साहब आने वाले हैं, जज साहब आ जाते हैं, सारा दरबार खड़ा हो जाता है। तो ये जो इंसानी कहना चाहिए कमियां हैं, या जो एक इंसान के तौर पे जो महसूस करता है कि अगर मैं भी जज हूं तो मुझे भी यही लगेगा कि हाँ भाई 100 आदमी मेरे जाने से खड़े हो जाएं और मैं बैठूं तो तब बैठ जाएं, तो वो तो एक अलग सा बात है। और ये जो रीना जी ने एक दो बातें बड़ी अच्छी कही कि फिजिकल के जो फायदे हैं, उसमें एक फायदा ये भी है कि जो एक छोटा लेवल का जो लॉयर है उसे कहीं चलते फिरते एक क्लाइंट जरूर मिल जाता है कि भाई ये, मैंने बहुत दफा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते आपको पकड़ के वो पूछ लेता है कि भाई मेरा ये केस चल रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ लोग मदद के तौर पे और कुछ लोग क्लाइंट के तौर पे, वहां पे इंटरेक्शन हो जाता है कि ठीक है भाई आप कैंटीन में आ जाइए, बात करते हैं क्या मामला है। और उसी तरह से लोगों को क्लाइंट्स का एक इंटरेक्शन होता है। अच्छा, वर्चुअल में यही है कि जब मैं यहाँ घर से कर रहा हूँ, मैंने तो हियरिंग कर दी है, और उसे भी जो क्लाइंट है वो लॉयर को इतना सीरियसली नहीं लेता है। फिर आपने तो कम अपने मोबाइल पे बैठ के आपने बात की है, इसके आप इतने सारे पैसे ले, जो पर अपेयरेंसेस जो वकील लोग चार्ज करते थे वो उसे देने के लिए उसको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये तो वकील साहब बेवकूफ बना रहे हैं। वहां पे आप अगर फिजिकल में जाते हैं और एडजर्न हो जाता है तब भी पैसे ले लेते हैं, यहाँ पे एडजर्न होता है तो उसे लगता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। तो वकीलों के जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत नुकसान की चीज है। लेकिन इसके अलावा, वकीलों के अलावा इसमें अपने आप में इस कदर सारे लकूना है कि जो क्लाइंट है उस पे ये फीस का बर्डन किस किस तरीके से पड़ता है। रीना जी तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, मैं और आप नहीं है। नहीं, मैं नहीं। और आप पिटीशन तैयार करके देते हैं और रीना जी को हम सौंप देते हैं। हमने क्लाइंट से फीस अपनी भी ली और रीना जी की भी ली। अब जो रीना जी का जो रोल है वो सिर्फ इतना है कि रीना जी फाइल करेंगे। वो वैसे रीना जी तो बड़ी लॉयर हैं और गोइंग काउंसिल हैं, मैं मिसाल के तौर पे एक बात बता रहा हूँ। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सिस्टम है, ये अपने आप में क्लाइंट पे एक बर्डन है। क्लाइंट उसे जानता नहीं है, क्लाइंट का उस पर फेथ नहीं है, लेकिन एक ऐसे आदमी के हाथ में उसका केस दे दिया। अब मुझे अर्जेंसी है क्योंकि मेरा क्लाइंट से इंटरेक्शन है, मैंने क्लाइंट से फीस ली है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास उसकी अपनी बिजनेस है, उसके पास अपने केसेस हैं, उसके पास जिसमें ज्यादा फीस आई है उसकी अर्जेंसी उधर है।
तो जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अब आप 25-30 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपको अगर जज बनने का मौका मिले तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप एक पिटीशन फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। ये पहले तो ये होता था कि क्योंकि चैम्बर में वहां पे सर्विस हो सकती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का वो उसे मॉनिटर करता है, लेकिन जब ये वर्चुअल का मामला है, मैं यहाँ से बैठ के उसे फाइल कर सकता हूँ, यहाँ से बैठ के मैं अपने ईमेल से रिसीव कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज जो है शायद एक्स्ट्रा है, और ये सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये हाई कोर्ट में भी मौजूद है। तमाम हाई कोर्ट्स में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आज मौजूद है। मैंने बॉम्बे में एक केस फाइल किया, इत्तेफाक से मेरी वाइफ वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे में उनका रजिस्ट्रेशन है, वो तो वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। वहाँ पे फाइल होने के बाद मैंने वर्चुअली यहाँ से उनका केस उन्होंने फाइल किया, लेकिन वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी कि आपने वर्चुअल फाइल कर दिया, एक पूरा पिटीशन आप उसको फिजिकली फाइल करेंगे, और वो फिजिकली जब फाइल करेंगे तो पूरा पिटीशन वो नोटराइज होना चाहिए। अरे भाई क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारी आसानियां दी हैं कि आपको एग्जम्पशन ऑफ एफिडेविट की एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, अगर एफिडेविट आप साइन नहीं करा पाए हैं नोटरी से तो ठीक है, आपका तब भी केस लग जाएगा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वो केस महीनों तक इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ से मैंने फिर एक लॉयर को एंगेज किया, उस लॉयर ने फिर नोटराइज कराया, नोटराइज करा के वो पर्सनली, तो जो फिजिकल जो वर्चुअल का मतलब था वो तो खत्म हो गया, वो तो सिर्फ एक बराए नाम बात होगी। तो पूरा सिस्टम जो है वो एक तो कॉमन सिस्टम होना चाहिए कि हर जगह फाइलिंग का एक सिस्टम हो, हर जगह जो आपके हर हाई कोर्ट के जो प्रोसीजरल लॉ हैं वो सब में अलग अलग है। दिल्ली हाई कोर्ट का आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, बॉम्बे हाई कोर्ट का बिल्कुल अलग है, लखनऊ हाई कोर्ट का बिल्कुल अलग है। तो ये जो फर्क है, और जबकि अभी मैंने जब आपसे ने मुझे बताया कि इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, तो मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वर्चुअल कोर्ट की एक पूरी वेबसाइट है, उस पे एक क्लाइंट भी, एक लिटिगेंट भी डायरेक्टली अपना पिटीशन फाइल करने के लिए एंटाइटल है। तो अगर एक पिटिशनर अपना पिटीशन फाइल करने के लिए एंटाइटल है, तो फिर आपने हर कोर्ट के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्यों बना रखे हैं भाई? फिर ये वकील के लिए मुसीबत क्यों है कि वो वकील जो है दिल्ली हाई कोर्ट में, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तलाश करूं, या फिर क्योंकि मेरा क्लाइंट नहीं है तो मैं पूरा क्लाइंट उसको सौंप दूं। अब ये वकील की इतनी बड़ी नियत नहीं होती कि वो अपना आया हुआ क्लाइंट जो है जाके दूसरे को सौंप दे। तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये फिजिकल और वर्चुअल के बीच हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आज शुरुआत हुई है, 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जितने आर्बिट्रेशन मैटर्स थे और कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जब आ गया था तो उन्होंने उसकी फाइलिंग ई फाइलिंग शुरू कर दी थी। तो जब ई फाइलिंग शुरू हुई तो मेरे पास भी 3-4 मैटर्स थे जो एग्जीक्यूशन के थे, आर्बिट्रेशन के, वो मैंने तब फाइल कर दिए थे। अब इत्तेफाक से जब ये ई फाइलिंग का सिस्टम शुरू हुआ तो उसमें वो आईडी और ये सारा, तो मैंने जो देखा तो इत्तेफाक से मेरा 2016 में ये एग्जिस्ट करता था कि मैंने फाइल किया था तो वही आईडी और वही पासवर्ड से वो फाइलिंग हो गई थी। तो ये सारा शुरू हो चुका था 2016 में। इसे 2016 से या इससे पहले से भी अगर अभी तक हम धीरे धीरे शुरू करते तो बहुत कुछ। अच्छा, आपको हर एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट क्यों चाहिए भाई? हर एफिडेविट को नोटराइज और अथराइज, अगर आप कोई जो एडवोकेट लेके आ रहा है, ये नोटरी और ओथ कमिश्नर की क्या जरूरत है? मेरी समझ में ये भी नहीं आती। क्लाइंट को वो लॉयर जानता है, जिस लॉयर ने पिटीशन फाइल किया उसके सामने उसने साइन किया, वो अटेस्ट कर दे कि हाँ भाई ये दिस पर्सन इज साइनिंग बिफोर मी, तो मेरे ख्याल में कोर्ट को मान लेना चाहिए। जब तक कि ये, अब जो ओथ कमिश्नर है वो तो उनमें से किसी को नहीं जानता, उसने आधार देखा है, फोटो देखा है, किसी और को खड़ा कर दिया है।
अगर ओथ कमिश्नर और नोटरी ना हो तो जिम्मेदारी उस वकील की हो जाएगी कि जिस वकील ने वो फाइल किया। तो ये सारी जो गैर जरूरी चीजें हैं प्रोसीजरल, इन सबको भी कम करने की जरूरत है, और ये जब तक कम नहीं होंगी तो वर्चुअल कोर्ट्स की और ई फाइलिंग की जो है परेशानियां ये ज्यादा। बहुत ही आपने बारीकी से पूरा उसको सिस्टम को जो है आपने एग्जामिन किया और उसका पोस्टमार्टम किया, और बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि जो बैगेज है फिज़िकल हियरिंग के समय का, जिस समय कोर्ट्स फिज़िकल हुआ करती थी, उस बैगेज को लेकर के हम वर्चुअल में भी आ गए कि एफिडेविट अटेस्ट होगा ओथ कमिश्नर से या नोटरी से, उसके साथ में जो है आपका ये आपका जो वकालतनामा है उसके ऊपर आपकी जो है वेलफेयर स्टैंप लगेगी। अब वेलफेयर स्टैंप ख़रीदने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और ये इस तरह की चीज़ें जिसके लिए जो पूरी तरह से इनकम्पेटिबल हैं डिजिटल सिस्टम के साथ, जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया तरह से आपने बात रखी, वो जिक्र किया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो सिस्टम है, जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के बहस हुई थी तो उसमें यही बात सबसे ज़ोर से कही गई थी कि उनका जो दफ्तर है वो 16 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, और रिसीव करने में, सर्विस करने में परेशानी आएगी। लेकिन अब डिजिटल एज के अंदर जब ईमेल से सर्विस हो रही हैं तो ये सारा सिस्टम ऑब्ट्यूज़ हो गया है। लेकिन इस सिस्टम को अकारण ही, बिना बिना किसी कारण के उसको बना के रखा जा रहा है, और इसके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी काम कर रहे हैं, लॉबीज़ काम कर रही हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स जो हैं उनकी लॉबी है, ताकतवर है उनकी एसोसिएशन, तो वो दबाव दे रही है कि इसको जो है ख़त्म नहीं करना है। अदरवाइज़ ये पूरा जो इसमें बीच जी में राजेश भाई हम रीना जी से माफी मांगते रहेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए, आप और मैं। नहीं, मैं नहीं 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 हूँ। आप नहीं वो खुल नहीं के बोल सकते वो हैं। ठीक है, फिर ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है जो अल्टीमेटली सारे का बोझ क्लाइंट के ऊपर जा रहा है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर जा रहा है। और ये पूरा जो सिस्टम है ये निश्चित रूप से, जिस तरह से आपने सुझाव दिए हैं कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सिस्टम एक तरह से ख़त्म हो, एफिडेविट्स का सिस्टम ख़त्म हो, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जब हम डिजिटली साइन कर रहे हैं, और डिजिटली साइन करने का मतलब है अगर आप अपने कंप्यूटर से ईमेल भी कर रहे हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिजिटली साइन हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं भेजा है, तो उसके ऊपर आपको सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सारा जो बैगेज है जो फिज़िकल उसमें चला करता था मोड में, तो वो लेकर के वर्चुअल में आ रहे हैं, और इसकी वजह से वर्चुअल जो है वो वर्चुअल की तरह काम नहीं कर पा रहा है, डिजिटल की तरह काम नहीं कर पा रहा है। तो हम पास्ट से एक रेडिकल ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं। तो रीना जी आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं ये बोलते, जैसे हम अगर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड हो जाते हैं स्कैन करके, तो उसकी नोटराइजेशन की उसको रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं चाहिए। अदरवाइज हर डॉक्यूमेंट को आप करते हो। बट मेरा ये मानना है कि अभी हमको हाइब्रिड सिस्टम पे कंटिन्यू करना चाहिए। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि वर्चुअल में भी हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत एफर्ट लगाया है, और बहुत हार्ड वर्क के साथ ये एक बहुत अच्छा सिस्टम बना है, और इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, और अधिवक्ताओं को ऑप्शन देना चाहिए कि जिसको वर्चुअल करना है वो वर्चुअल करे, जिसको फिजिकल करना है वो फिजिकल करे। जो फिजिकल वाले हैं उनको वर्चुअल की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो उससे वर्चुअल मोड से कंफर्टेबल हो जाए। जो वर्चुअल में शॉर्टकमिंग्स हैं उस पर ध्यान देकर उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, चाहे वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे वो फाइलिंग में इश्यूज हैं, चाहे वो हियरिंग के टाइम पे इंटरप्शंस हैं। तो कोर्ट के साथ, जजेस के साथ बेंच को भी इसमें अधिवक्ताओं को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि अधिवक्ता अगर बाय चांस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू द क्लाइंट, वो बहुत जरूरी है। तो हमें इसी वर्चुअल को इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, इसको खत्म नहीं करना, क्योंकि आज के दौर में हम एक 21वीं सदी में हैं, और हमें मॉडर्न चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसमें ट्रेन करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और फ्यूचर में इसको यूज भी करना चाहिए फुल फ्लेजेडली। जब तक सब लोग ट्रेन नहीं हो जाते, और कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे एसेंस ऑफ अधिवक्ता भी ना खोए। एसेंस मेरा मतलब कि हम लोग जैसे
अपना चेम्बर्स में हैं, वर्चुअल कर रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, साथ बैठ के कॉफी भी पी रहे हैं। तो इससे क्या है, एक सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी, जो कि आज के दौर में बहुत जरूरी है कोविड की वजह से। और एक ट्रेनिंग भी चलती रहेगी अधिवक्ताओं के लिए, और अधिवक्ता वर्चुअल कोर्ट भी चलता रहेगा विद इम्प्रूवमेंट। और एक एसेंस भी नहीं, और एक मेरा और मानना जरूरी है ये कि हमें कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग फॉर अधिवक्ता जरूर करनी चाहिए। उसमें जो यंग लॉयर्स हैं या कोई लॉयर जो कोर्ट को ऑब्जर्व करना चाहता है, उसके प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करना चाहता है, उनको एक चांस मिलेगा टू सी द लाइव स्ट्रीमिंग, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी कोर्ट हियरिंग में। मेरा मानना ही है। और ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने रखी है कि अधिवक्ताओं के लिए और तमाम लोगों के लिए, जनता के लिए भी, जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए लॉबी बनाई जा सकती है उसमें, जहाँ वो इंटरफेयर नहीं कर सकते और वो उसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को। तो वो डिजिटली पॉसिबल है। और सभी वेबएक्स और दूसरे जो वीडियो और वेबएक्स सभी इस तरह का सिस्टम दे रहे हैं कि आप लोगों को लॉबी में जो है क्वारंटाइन कर सकते हैं, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो इसके साथ साथ मैं एक बात और भी जानना चाहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरे देश के स्तर पर ये देखें कि कितने लॉयर्स कम्यूट करते हैं दिन में, और कितना पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन वो जो है उसमें बर्न करते हैं, कितना उससे पोल्यूशन होता है, कितना जो है ट्रैफिक रश होता है और कंजेशन होता है। अगर हम इस सारे को एक बार देखें तो हमें ये पता चलता है कि दिल्ली में हम देखते हैं कि सुबह को कोर्ट आवर्स में जो आधा ट्रैफिक है, वो आधा ट्रैफिक जो है या तो लॉयर्स होते हैं या लिटिगेंट्स होते हैं या पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जो उनको जो है कैदियों को ला रही होती हैं कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारा काम चल रहा होता है। तो इसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम सब कुछ जो है उसको वर्चुअल कर दें। और वर्चुअल करने का मतलब यही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप दोनों साथियों से, कि वर्चुअल करने का मतलब है कि हाइब्रिड कर दें। जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए हम एक व्यवस्था कर दें कि वो कोर्ट में आ जाएं, या कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर भी मैं कहूँगा जगह जगह ऐसे सेंटर्स कोर्ट बना सकती है। आप देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट अपना वहाँ बनाती है जिसमें लाखों रुपए घंटे का खर्च होता है, एसी चलते हैं, ये होता है वो होता है। तो उसके बजाय आप छोटे छोटे ऐसे सेंटर्स बना दें जहाँ लोग जो हैं, लॉयर्स हैं या लिटिगेंट्स भी हैं। अब एक लिटिगेंट मान लीजिए केरल में बैठा हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर जो है खुद आर्ग्यू करना चाहता है, और वो बुज़ुर्ग है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, वो बुज़ुर्ग है, वो नहीं आ सकता, तो उसके लिए भी एक सुविधा उसमें हो जाए कि वो कोई केरल में बैठे हुए जो है वर्चुअली उसको अटेंड कर ले। कोई सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास रहता है, उसको सुविधा है कि फ़िज़िकली जा सकता है तो फिज़िकली चला जाए। वहाँ स्क्रीन लगे हुए हैं, वहाँ व्यवस्था बना भी दी थी कोर्ट ने जो है कि आप वहाँ जाइए और स्क्रीन के सामने बैठ करके आप वहाँ आर्ग्यू कीजिए। आपको वहाँ कंप्यूटर प्रोवाइड किए जा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी व्यवस्था बड़े आराम से इसमें बन सकती है और हाइब्रिड ये हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ असद भाई आपसे, और रीना जी आपसे भी मैं इसी सवाल को रखूँगा कि जो इतनी बड़ी नेशनल वेस्टेज है, आज क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो फिर बढ़ने लगे हैं, और सरकार जो है वो उसकी तरफ से भी ये जो है वो कह रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इंपोर्ट जो है क्रूड का वो कम से कम हो, और जहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको कम करने की, वहाँ हम उसको कर नहीं रहे हैं। वहाँ हम फिज़िकल हेयरिंग्स के लिए जा रहे हैं जो पूरी तरह से इरेशनल है। तो इसको असद भाई आप कैसे देखते हैं, इस बात को कैसे देखते हैं जो वेस्टेज है? ये बिल्कुल सही बात है कि इससे बहुत बड़ा हमारा फायदा होने वाला है। ऑयल का, पॉल्यूशन का, वक्त का, इसमें तो कहीं कोई शुबा है ही नहीं कि जो वर्चुअल हियरिंग्स हैं उनसे। और हमने देखा था कि जब ये पूरा लॉकडाउन हुआ था तो वो जो नीला आसमान हमेशा के लिए छुप गया था, तो वो पहली बार नजर आया था कि हाँ, उसकी वजह यही थी कि तमाम ट्रैफिक रुका हुआ था। तो वो तो खैर हमेशा के लिए रुकना मुमकिन नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये पॉसिबल है कि हम कम से कम जो है ट्रांसपोर्टेशन जितना भी रेगुलराइज कर सकें, कम से कम आना जाना हो, और वो वर्चुअल कोर्ट से हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मोस्टली जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो 40 से अबव होते हैं, क्योंकि लोग नॉर्मली जो यंग लॉयर्स हैं वो
वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप एज वाइज भी देखें तो उनको भी, अगर वो सेल्फ ड्राइव करते हैं या ड्राइवर शॉफर ड्राइवन कार है उनके पास, तो वो सब भी उनके लिए एक आसानी की वजह हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ रीटा जी और आप दोनों ही कह रहे हैं कि हाइब्रिड भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, जिसके लिए ये मुमकिन नहीं है। और जब ये इंडिविजुअली या इन पर्सन कोई केस फाइल करता है और केरल से फाइल करे या चेन्नई से फाइल करे, उसके लिए भी ये कितनी बड़ी आसानी है। अगर वो एज ए इन पर्सन नहीं, कोई लॉयर के थ्रू भी करे तो भी ये मुमकिन है कि वहीं से केरल से इस केस को आर्ग्यू कर सकता है और हियरिंग हो सकती है। और एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि कोर्ट्स ने वही जो आप कह रहे हैं कि फिजिकल का बर्डन लेके चलेंगे, कोर्ट्स की टाइमिंग ज्यादा हो सकती थी। हम और आप बैठ के इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी कोर्ट चल सकता था, तो केसेस का डिस्पोजल ज्यादा हो सकता था। जो डिस्पोजल नहीं हुआ इस दौरान, बजाय इसके कि उन्होंने एंड ब्लॉक उसको एडजर्न करते चले आए। अब हाईकोर्ट के अंदर इतना बैकलॉग हो गया है कि 2020 के केसेस अलग हैं, 2019 के अलग हैं, जो पहले फाइल किए थे वो अलग हैं। वो एक एक दो दो लगते हैं, और जब एक कोर्ट के पास 70-80 केसेस लगते हैं तो वो केसेस उनकी हियरिंग नहीं हो सकती। किसी ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आदमी 70 केसेस में से 140 वकीलों को सुने एक साथ और 70 फाइलें भी पढ़े। तो वो जजेस भी इंसान होते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि वर्चुअल कोर्ट्स की हियरिंग ही अलग कर दी जाए और वर्चुअल कोर्ट्स के जजेस ही अलग हों। मुझे तो एक बात और भी अजीब लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2 जजेस की बेंच, आपने 32 तो जज बना रखे, पूरे 135 करोड़ की जनता के लिए आपके पास 32-33 जजेस, और उन्हें 2-2 करके बिठाते हैं आप, टीवी बैठती। और आप अगर ये देखेंगे तो 99% दोनों जजेस एक ही ऑर्डर के लिए उनमें कंसेंसस होती। कभी कोई ये नहीं होता कि एक जज की राय कुछ हो और दूसरे जज की राय कुछ हो। तो अगर दोनों जजेस की राय एक ही होगी तो इससे बेहतर है कि एक जज की एक बेंच बनाई जाए, 2 जजेस की बेंच, और ज्यादा डिस्पोजल हो। और ज्यादा डिस्पोजल करने के चक्कर में डिसमिसल ज्यादा होता है कि आप सुनते नहीं हैं, आपने पढ़ा भी नहीं है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, आपने सुना भी नहीं है, तो एक लाइन कहना ज्यादा आसान है कि वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हेंस वी आर डिसमिसिंग इट। इतना कह देने से अगर आप पढ़ते हैं, आप सुनते भी हैं, तो आप यकीनी तौर पे आपको एक लेंथी जजमेंट पास करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ेगा। तो ये वर्चुअल के साथ साथ बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट 1-2 मैटर में रात को खुला है, लेकिन रोज खुल सकता है इसमें। और वकीलों के लिए भी वर्चुअल में ये हो सकता है कि भाई जिन्हें फिजिकल करना, दिन में फिजिकल करके आके रात को वर्चुअल हो जाए, और बहुत टाइम दिन में पढ़ने का भी मिल जाएगा उन जजेस को, उन जजेस से दिन में काम ना लिया जाए। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन आप ये हमेशा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट 10:30 खुलने के बजाय 11 बजे खुला और 3 बजे कोर्ट खत्म हो गया, चाहे 70 केस लगे हों या 140 केस लगे। तो उसमें मुझे ही समझ में नहीं आता कि कितनी हियरिंग होती है और कितना काम होता है, या इस कदर इंटेलिजेंटली जजेस बिल्कुल उसको पढ़ते हैं कि यह सारा काम होमवर्क वो घर करके आते हैं कि आपको सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बात हमें पता नहीं है वो कितना घर पे पढ़ती है। लेकिन उसमें एक जो लिटिगेंट भी है और काउंसिल भी है, वो बहुत एग्रीव्ड महसूस करता है कि आप उससे कुछ बात कहना चाह रहे हैं जज से और कोर्ट से, आपकी बात नहीं सुनी जा रही। जज ने एक प्री ऑक्युपाइड माइंड से आया है और उसने ये तय किया हुआ है कि आपके केस में कोई भी गुंजाइश नहीं है इंटरफेयर करने की। मैंने बहुत दफा देखा है कि जहां पे एट लेंथ आर्ग्यूमेंट होते हैं, वहां जजेस का नजरिया बदलते देखा। वो शुरू में उठा के फेंक रहे होते हैं आपकी फाइल को, फिर वो आर्ग्यू होता है, फिर उसमें ही नोटिस इशू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हियरिंग की बहुत बड़ी अहमियत, और हियरिंग के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है।
ये काम वर्चुअल में हो बहुत सकता बढ़िया बात आपने रखी है कि इस तरीके सुझावों के साथ जो है ये बहुत ही बढ़िया तरह से इसको वर्चुअल की तरफ ले जाया जा सकता है। और मैं इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ। आ, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम अकेले दिल्ली को ले लें तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स और तमाम तरह के जो छोटी छोटी कोर्ट्स हैं, तो उनको लेकर अगर हम देखें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना खर्च उनके ऊपर सब किया जा रहा है, कितनी बिल्डिंग्स और सब, और ये सारा काम डिजिटली एक कमरे के अंदर हो सकता है। एक छोटा सा जो कॉल सेंटर है एक हॉल के अंदर, वो इस सारे काम को जो है बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। तो कितना बड़ा खर्च जो है, जो पब्लिक एक्सचेकर है उसके ऊपर कितना बड़ा बर्डन जो है वो बचाया जा सकता है। इस सब को भी जो है इसमें मुझे लगता है कि ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और हम वापस जा रहे हैं। ये जो सारी हमारी उपलब्धियां थी इन सबको नेगेट करते हुए, ये जो हमें फोर्स किया था, हिस्ट्री की जो ब्लाइंड फोर्सेस हैं उन्होंने हमें फोर्स किया था कि आप आगे की तरफ मार्च करें, आगे चलें, डिजिटल जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट है उनके साथ चलें, और अब हम उन सबको डाइल्यूट करते हुए फिर से वापस जा रहे हैं। जैसे ही वो उसका जो कोविड का जो चाबुक है, उसका जो हंटर है, तो वो हटा है, तो उसके साथ ही हमारी जो वो जो इनर्ट कॉन्शियसनेस है, जड़ चेतना है, वो हमें फिर पुरानी दुनिया की तरफ जो है घसीट कर ले जा रही है और हम जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन सजेशन है कि ऐसे जजेस जो फिज़िकल करना चाहते हैं और ऐसे लॉयर्स जो फिज़िकल करना चाहते हैं उनको अलग किया जा सकता है। उनकी अलग कोर्ट्स हो सकती हैं और वो फिज़िकल करते रहें, जजेस सुनते रहें और लॉयर्स उसके लिए करते रहें। तो ये ऑप्शन हाइब्रिड भी कई तरह से हो सकता है। एक ये भी सुझाव है जो असद भाई ने दिया है। तो ये रीना जी, आप इसको किस तरह से देखती हैं जो सुझाव असद भाई दे रहे हैं, और ये जो बात हो रही है कि ये सारे जो हमारे गेन्स हैं जो कोविड के दौरान में हमने किए थे, इतना ज़बरदस्त हमारा लीप ओवर था, ये एक रेडिकल लीप ओवर था, तो हम इसको जो है उठा करके सारे को जो है पलटना चाह रहे हैं वही पुरानी दुनिया में, उसी दुनिया में जो मंथर गति से चल रही है, कछुए की चाल से चल रही है, स्नेल पेस पे चल रही है, उसमें हम लोग जो है फिर वापस जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम भी है हिस्ट्री के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ। तो आप कैसे देखते हैं आ, इसको? जैसे असद जी ने बोला कि शाम को वर्चुअल और दिन में फिजिकल, ये जजेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इवन फॉर लॉयर्स। ये थोड़ा सा मुझे क्योंकि लॉयर्स का काम सिर्फ अपेयर करके ब्रीफ बनाने हैं, स्टडी भी करना है, केस लॉज भी पढ़ने हैं, तो बैकग्राउंड वर्क काफी रहता है, रिसर्च वर्क काफी रहता है, तो उसके लिए भी उनको समय चाहिए। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपने जो बोला, जो फिजिकल चाहते हैं दिन में अपेयर करें और जजेस के सामने केस लड़ें, और जो वर्चुअल चाहते हैं उनकी कोर्ट शाम को बैठे, इन दोनों को सेपरेट करके, और जो फिजिकल करेंगे फिर वो वर्चुअल नहीं करेंगे शायद, ऐसा है कुछ किसी स्पेसिफिक केस में। जी, दोनों बात हो सकती हैं, दोनों तरह से वो दिन में भी कर सकते हैं, साथ साथ भी चल सकती हैं वर्चुअल और फिजिकल। तो और वो जी वर्चुअल भी कर सकते हैं, मतलब आधे वक्त तक फिजिकल भी ऑप्ट कर सकते हैं और फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल भी ऑप्ट कर सकते हैं कंबाइंड, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं, मेरा कहना ये था कि कोर्ट की टाइमिंग ज्यादा हो सकती है। देखिए, जिन जजेस ने दिन में काम नहीं किया है, आप उन जजेस को बॉदर मत कीजिए कि उन्हें पहले फिजिकल में बिठाइए फिर वर्चुअल में बिठाइए। तो कुछ जजेस ऐसे हो सकते हैं कि पर्टिकुलरली कि ठीक है भाई, हम 8 बजे से रात के 12 बजे तक केसेस सुनेंगे, और उसमें इस तरह से जो ये बड़े वाले केसेस होते हैं जिनकी लेंथी हियरिंग है, कि उनकी हियरिंग जो है हम रात को कर सकते हैं। तो ये दो बार हो सकता है। मैं उस बैकलॉग की बात कह रहा हूं कि जो सिर्फ आपकी टाइम, देखिए आपकी कोर्ट की टाइमिंग बहुत कम है, आप 10:30 बजे बैठते हैं, बीच में 1 घंटे का आपके लंच होता है, और अक्सर 3 बजे तक आप 70, 40, 45 केसेस कर लेते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, और फिर पूरे उस स्टाफ के लिए भी मुमकिन नहीं है जो उसे फेलिसिटेट करता है कि जब ये सारा जो उन, क्योंकि जो रजिस्ट्री का काम है, रजिस्ट्री को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है,
रजिस्ट्री में अगर 70 केसेस किसी कोर्ट के सामने लगते हैं तो जितना काम जज को करना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा जो बिहाइंड द सीन है कि उन्हें पूरा ऑफिस रिपोर्ट बनानी है, कहाँ कहाँ से उसने लगाना है, एक दिन पहले पेशी में वो, और दुनिया भर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब मेंटेन करने, वो सारा टाइम इतना सारा है, उन्हें 2 पार्ट में किया जा सकता है अगर कोर्ट की टाइमिंग ज्यादा हो, लेकिन काम करने वाले डबल हो। ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं से आप वो काम लें जिन्होंने दिन में काम किया है। और वकील के लिए भी है कि जो वर्चुअल के लिए, जैसे मुझे फिजिकल में नहीं जाना, मैं सारे दिन बैठ के रिसर्च कर सकता हूँ, शाम को बैठ के काम कर सकता मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये रहा है कि इसमें ये समझ के चला गया है कि ये जो वर्चुअल मोड है ये सिर्फ इमरजेंसी मोड है, कोविड ने एक इमरजेंसी क्रिएट कर दी है तो उसको काउंटर करने के लिए हम जो है वर्चुअल मोड में चले गए हैं। ये समझ के नहीं चला गया कि कोविड सिचुएशन ने हमें मजबूर किया, हमें बाध्य किया कि हम जो है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसके साथ हम लोग पेस रखें, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो इसके लिए हमें एक तरह से हिस्ट्री की ये जो ब्लाइंड फोर्सेस हैं, इतिहास की अंधी शक्ति, इन्होंने हमें धक्का दिया और ये हमारे लिए एक बड़े एडवांटेज की बात थी। कोविड ने बड़ा नुकसान भी किया है मानव जाति का, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो गए और जान माल का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे भी हुए हैं। कोविड ने एक तरह से हमें उठाकर डिकेड्स आगे फेंक दिया। अगर हमारी इच्छा पर चीज़ें छोड़ दी जाएं, आदमी की इच्छा पर छोड़ दी जाएं, तो हम लोग, मुझे लगता है कि ये वर्चुअल और डिजिटल मोड में तो हम अभी दशकों नहीं जाते। दशकों हम यही कहते रहते कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। लेकिन जब कोविड ने एक रास्ता बंद कर दिया तो तुरंत ही दूसरा रास्ता निकला और इतना बढ़िया निकला। मैं इसमें एक उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड मोड शुरू कर दिया और उसमें कहा कि भाई जो भी फिज़िकल के लिए ऑप्शन देना चाहता है वो फिज़िकल के लिए दे दे। अब मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव जो है बार एसोसिएशन की, वही आर्ग्यू कर रही है कि जी बहुत सारे लॉयर हैं जो ये चाहते हैं कि फ़िज़िकल मोड हो जाए, लेकिन किसी ने भी फ़िज़िकल मोड के लिए ऑप्ट नहीं किया। बड़ी मुश्किल से कह सुन करके जो ऑफिस बियरर्स हैं उन्होंने 1-2 केस में कराया और उससे ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। सब लोग वर्चुअल से राज़ी हैं, वर्चुअल से खुश हैं। लेकिन जब कोर्ट में बहस होती है इस बात के ऊपर तो वहाँ जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी कहती है कि नहीं जी ये तो फिज़िकल होना चाहिए। तो एक बार कहा भी, कोर्ट ने कहा उनको कि भाई फिज़िकल होना चाहिए तो आप ये लॉयर्स को बताओ, जो लोग, अगर आप कह रहे हैं कि लॉयर्स चाहते हैं फिज़िकल चाहते हैं तो उनको ऑप्ट करने दो, हमने हाइब्रिड मोड दे दिया है। तो वो इस बात के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं वर्चुअल मोड बंद करो बाय फोर्स। ये सबसे बड़ी बात आ रही है। इस पे मैं आप दोनों साथियों के जो है विचार है वो जानना चाहूँगा। ये जो SCBA एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये बात आ रही है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं कोर्ट में जाकर के कि आप ये वर्चुअल मोड को बंद करो तभी लोग फिजिकल में आएंगे, तो ये क्या मामला है और इसको किस तरह से देखा जाए? ये तो लग रहा है कि पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं जो लोगों की इच्छा के खिलाफ, उनकी सुविधा के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। असद भाई आप कैसे सोचते हैं इसको? नहीं, इसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कभी अगर आप फिजिकल में यहाँ बैठे हुए सिर्फ 1-2 लॉयर होते फिजिकल के लिए, जजेस तैयार थे, जजेस आ गए थे, लेकिन जो लॉयर्स हैं, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो एंट्री है उसकी एक अपनी अलग उलझन थी कि आप प्रॉक्सिमिटी कार्ड की बजाय आप लाइन में, आप एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक तरफ लाइन बनवा रहे हैं, वहां पे आप खड़े होके अपने पासेस बनवाएंगे। तो जो सुविधा आराम से ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती थी, आप प्रॉक्सिमिटी कार्ड को छुआ के आप अंदर एंटर हो जाइए, अगर वही हो जाती तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से जजेस के सामने जो फिजिकल करना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन फिजिकल में नहीं गए। मुझे जब पहली मैं बात कर रहा था तो मुझे एक बात याद आ रही थी, अल्तमश कबीर साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उससे पहले भी जब वो जज थे, उनके कोर्ट को मैं एक बार मेरा मैटर था जो वो रात के 8 बजे तक बैठते थे और ये उनका एक यूजुअल टाइम था, लेकिन उनके साथ जो कंपेनियन जज होता था, अगर वो कंफर्टेबल होता था, जिसमें सीरेक जोसेफ टाइप जो जजेस थे वो उनके साथ बैठ जाते थे और वो 8 बजे तक करते। तो ये अपने आप में जजेस की भी अपनी एक दिल का मामला है कि कौन आदमी कितना काम करना चाहता है। तो रात के 8 बजे तक भी कोर्ट लग सकती है। और दूसरी पहली जो अभी आप ये वाली बात
पूछ रहे थे कि फिजिकल होते हुए भी फिजिकल में लोग नहीं जा रहे थे। इसमें असल में एक खास लॉबी है जो एक प्रेशर बिल्डअप करना चाह रही है, और वो बिल्कुल जैसे रीना जी ने कहा कि वो कुछ लॉयर्स जरूर उन्हें ये एहसास होता है कि अगर हम कोर्ट में आते तो हम कुछ क्लाइंट मिलते हैं और कुछ डे टू डे के कुछ काम होते हैं जहाँ पे वो पैसे और फीस मिल सकती है, और क्लाइंट से जब तक इंटरेक्शन पर्सनली नहीं होता वो सारी दुश्वारियां, क्योंकि जो बड़े लॉयर्स हैं वो कॉर्पोरेट का काम करते हैं और उनका चेक, और उसमें ये होता है कि जो छोटे लॉयर्स हैं वो उन्हें एंगेज करते हैं, तो जो उनकी फीस है वो तो अपनी जगह सेटल रहती है। लेकिन जो स्ट्रगलिंग लॉयर्स हैं उनके लिए ये वाकई एक तकलीफ और परेशानी का मौका है कि वर्चुअल में उनके कोई कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, और जब तक कोई कांटेक्ट में नहीं आएगा, और अगर कांटेक्ट में भी आ गया तो जब वो फीस देने का टाइम है तो वो तब वो अवेलेबल नहीं। ये सारी दुश्वारी जो है प्रैक्टिकल दुश्वारियां हैं, इसीलिए वो वाली जो स्ट्रगलिंग लॉयर्स की जो लॉबी है वो लॉबी है जो बार एसोसिएशन में वोट ज्यादा देती है। बड़े लॉयर्स वोट की लाइन में भी नहीं लगते, तो उन्हें खुश करने के लिए जो बार एसोसिएशन है वो बार बार फिजिकल की बात करती है। लेकिन जब फिजिकल का मामला आता है तो फिजिकल के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो आपने खत्म कर दी कि आप अंदर कोर्ट में जाएंगे तो डिस्टेंसिंग होगी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाएगा, इस तरह का पास बनेगा, उस तरह का पास बनेगा। तो इतनी डिफिकल्टी आपने पैदा कर दी, तो उसे आप नॉर्मल रखते, फिजिकल होना है ठीक है, जिसे जिसे करना है वो प्रॉक्सिमिटी कार्ड लेके जाए अंदर, और जो जिसका केस नहीं है वो ना जाए, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। और रीना जी, मैं यही सवाल जो है रीना जी आपसे भी करना चाहूँगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, कि ये कहा जा रहा है बार बार, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, लॉयर्स जो हैं ये चाहते हैं कि ये फिजिकल हो, लेकिन किया जा रहा है, किया ये जा रहा है कि जो हाइब्रिड ऑप्शन है उसको बंद कर दिया जाए, वर्चुअल ऑप्शन को बंद कर दिया जाए, और ये फोर्स कर दिया जाए लॉयर्स के ऊपर कि वो फिजिकली अपीयर हों। जबकि जब लॉयर्स को ऑप्शन दिया जा रहा है तो कोई भी फिजिकल के लिए, कोई भी उसके लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है। जजेस ने कहा कि हमारे पास मुश्किल से दिन में 1 या 2 मैटर ऐसे आए हैं जिनके अंदर लॉयर्स ने ऑप्ट किया, तो लॉयर्स ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बॉडीज़ जो हैं वो फोर्स कर रही हैं बेंच को कि आप जो है जुडिशरी को फोर्स कर रही हैं, कोर्ट्स को फोर्स कर रही हैं कि आप इसको ऑप्शन को ही बंद कर दो ताकि कोई वर्चुअल ऑप्शन ले ही ना पाए। तो हम इसके ऊपर तो बहस कर रहे हैं कि वर्चुअल ज़्यादा सही है या फिज़िकल ज़्यादा सही है, लेकिन जब हम आम लॉयर के नज़रिए से इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉयर तो इसी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, लॉयर तो कॉन्शियसली इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं कि ये जो है फिज़िकल ना हो, ये वर्चुअल हो, तो लॉयर्स इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि एग्जीक्यूटिव इसके ठीक उल्टा बोल रही है। एग्जीक्यूटिव कह रही है कि ये जो है लॉयर्स इसके लिए ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं उनकी। तो रीना जी, आप कैसे देखती हैं इसको? मैं आपको थोड़ा सा अधिवक्ताओं के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। हमारे जब ये फिजिकल हियरिंग का स्टार्ट हुआ था और ऑप्शन देने की, एक तो ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड की वजह से एक ईगो हैसल आ गया था कि कोई भी अधिवक्ता बिना प्रॉक्सिमिटी कार्ड के जाना नहीं चाहता था, वो लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता था। दूसरा ये है कि कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो 60+ थे, तो कोविड के रहते वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि फिजिकल उसमें अपीयर करें। ये ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो टेक्निकली सेवी नहीं है, उन्होंने और लॉयर्स के थ्रू काम करा रहे हैं। मैं तो ऐसे अधिवक्ताओं को काफ़ी को जानती हूँ, थ्रू अदर लॉयर्स काम करा रहे हैं अपना, और सेटिस्फाइड है कि चलो वो मेरा काम देख रहा है, जब फिजिकल हियरिंग होगी तो मैं वापस जाके फिजिकल हियरिंग में करूँगा। ऐसे भी काफ़ी अधिवक्ता हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका अगर पक्ष देखें तो एक तो वो ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस वाले हैं, जितने भी 60+ वाले हैं, तो वो टेक्निकली सेवी बिल्कुल नहीं है, और वो टेक्निकलिटी सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो उन्हें फिजिकल में मजा आता है वो उनको शायद वर्चुअल में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कभी वर्चुअल किया ही नहीं है। दूसरा, बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे थे ड्यूरिंग कोविड टाइम, उनको काम नहीं मिला, वो अपने गांव वापस चले गए।
ऐसे काफी अधिवक्ता हैं जो वापस गांव चले गए, तो उनको जब गांव में है तो फिजिकल हियरिंग हो या वर्चुअल हियरिंग हो, उसमें कुछ पता ही यहाँ नहीं मैं चल थोड़ा रहा। सा आपको रोक करके एक बात और, जी एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसके पीछे एक पेट्रियार्कल, एक पितृसत्तात्मक सोच भी काम कर रही है, जिसमें जो पुरुष अधिवक्ता हैं उनको ये लग रहा है, उनको ये महसूस हो रहा है कि महिलाएं जो हैं वो वर्चुअल हियरिंग का बहुत बढ़िया तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, अपने घर को देखते हुए, अपनी बाकी जिम्मेदारियों को देखते हुए वो जो है इसको कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुरुष अधिवक्ता हैं उनको ये लग रहा है कि जो इस तरह से सेक्शंस हैं तो वो इसके अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से एंट्री कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक सोच है जो इसके पीछे काम कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सोच है। इसमें असल मुझे में ऐसा क्या बिल्कुल है नहीं कि लगता। वो जो पुरुष अधिवक्ता हैं वो हर वक्त एक महिला की कस्टडी में है, जो शायद ये वाली सोच काम कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि उससे इनको ज्यादा फर्क पड़ता है, बट हाँ ये जरूर है कि अगर हम सारा 100% फिजिकल उसमें चले गए तो हम पीछे जा रहे हैं, वी आर रिवर्सिंग आवर स्टेप। एंड आज हम 21वीं सदी पे हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। आज डिजिटल वर्ल्ड है, जो अधिवक्ता जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, एससीपीए को ट्रेनिंग का बिगरेस शुरू करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए फिजिकल हियरिंग के लिए। अधिवक्ताओं के लिए जैसे पहले प्रॉक्सिमिटी कार्ड था, उसको रिवाइव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता की एक पहचान है, अब पहचान ही खत्म हो गई अगर अपने कोर्ट परिसर में, तो अधिवक्ता किधर जाएंगे? अधिवक्ता भी तो एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट है जो असिस्ट करता है जस्टिस दिलाने के लिए। तो ये सारी चीजें, एक डिग्निटी और एक ग्रेस अधिवक्ता की रखना, ये हमारे एससीबीए का फर्ज है। उनको ये रखना चाहिए और उनको एक डिग्निटी के साथ, और हमारा ये वर्चुअल भी कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ये एक मॉडर्न मोड है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है और ग्रेजुअली ये यूजर फ्रेंडली भी हो जाएगा। और जब यूजर फ्रेंडली हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है ये विन विन सिचुएशन होगी, बार के लिए, बेंच के लिए और लिटिगेंट के भी। मीना जी ने बहुत अच्छी तरह से बात को रखा, और असद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इसके जितने भी पहलू थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको उठाया, उनका मूल्यांकन किया, उनके बीच में जो है आप लोगों ने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से जो फिज़िकल के कुछ फ़ायदे थे वो अपने आप में थे, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़े फ़ायदे जो हैं वो डिजिटल के हैं, और हम दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दो हाइब्रिड मोड में जो है हम दोनों को ले सकते हैं। जो लोग फिज़िकल के लिए करना चाहें वो फिज़िकल के लिए कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वर्चुअल कोर्ट काम कर सकती हैं। और बहुत सारे जजेस या लॉयर्स जो मान लीजिए फ़िज़िकल करना चाहते हैं फ़िज़िकल कर लें, और फिज़िकल में भी ये हाइब्रिड मोड भी इस तरह से हो सकता है कि जजेस अपने मान लीजिए घर पर या कोर्ट में बैठे हुए हैं, और जो लॉयर्स हैं जो अपने घर से ऑपरेट नहीं कर सकते, उनके पास वो टैक्स से भी नहीं है, तो वो ऐसे सेंटर्स पे जा सकते हैं, या जैसा कोर्ट ने भी व्यवस्था की है वहाँ जा कर के वो कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं स्क्रीन्स के सामने। तो ये सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं, और ऊपर से नीचे तक ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और अगर ये ठीक से व्यवस्था हो जाए तो ये पूरा सिस्टम इतना आसान हो जाएगा, जैसा असद भाई ने कहा कि पूरा जो फाइलिंग का सिस्टम है उसमें आप ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, ये जो सारी हैसल्स हैं उसके बीच में, ये इन सब को ख़त्म कर दें, बिचौलियों को ख़त्म कर दें, एफिडेविट अटेस्ट होगा, उसके ऊपर वेलफेयर फ़ी लगेगी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबको ख़त्म करके बहुत ही आसानी से आप एक सिस्टम बना सकते हैं। तो लेकिन वो सिस्टम तब बनेगा जब आप वर्चुअल मोड को, डिजिटल मोड को चलने देंगे। अगर आप उसको चलने ही नहीं देंगे, अगर आप बार बार वापस छलांग लगाएंगे तो वो तबाह हो जाएगा, वो नहीं काम कर पाएगा। तो आप दोनों साथियों का मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने यहाँ आकर के हमारे दर्शकों के सामने ये बात रखी और इसके ऊपर रोशनी डाली, इसके तमाम पहलुओं पर। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।